रॉलेट एक्ट, यही वो रॉलेट एक्ट है जहां पर हम लोगों ने पिछले कक्षा को विराम दिया था। यानी कि आप लोग हैं कक्षा 5 में और कक्षा 5 में पीएसबीआई के पाठ्यक्रम और पारस प्रकाशन पुस्तक के अनुसार अध्याय संख्या 17 इंडिया विंस फ्रीडम, इसी की बात हो रही है। और पिछले कुछ कक्षाओं के माध्यम से हम लोगों ने देखा वो सारी चीजें जो अभी तक इस अध्याय में आप लोगों के पाठ्यक्रम और पुस्तक के अनुसार आया है। सामने जो आप लोगों को यह दिख रहा है, यह पारस प्रकाशन पुस्तक का है जो आप लोगों को स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से दिख रहा है। अगर आप इसे यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो रॉलेट एक्ट था वो भारतीयों को किस तरीके से परेशान कर रहा था और गांधी जी ने इसका विद्रोह करने के लिए, इसके खिलाफ विद्रोह करने के लिए, इसके विरोध में बहुत सारे लोगों को आग्रह किया था कि आप इसका विरोध करो ताकि ये सारे एक्ट और ऐसे एक्ट जो हैं वो भारत में अंग्रेजों के द्वारा न लगाए जाए। ये सारी चीजें जो हैं आपको सामने दिख रहा है, इसे आप अपने पुस्तक में भी देख सकते हैं। अगर आपके पास पुस्तक है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप पारस प्रकाशन का पुस्तक ले लें अलग अलग विषयों का। मैं द मोहित श्रीवास्तव, आप सभी लोगों का सामाजिक विज्ञान शिक्षक, अब इस अध्याय को आगे बढ़ाता हूं। लिखा हुआ है, गांधी जी आस्क्ड द पीपल टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट सच अनजस्ट लॉ। गांधी जी ने लोगों से गुजारिश की, लोगों को कहा कि वो ऐसे जो कानून हैं, जो विरोधाभासी हैं, जो लोगों के दमन करने के लिए बनाए गए हैं, इसका वो लोग विरोध करें, क्योंकि अगर विरोध करेंगे तभी जाकर सही तरीके से वो लोग जी पाएंगे, सही तरीके से वो लोग आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि इन्हीं सारे चीजों के कारण से भारतीयों को गुलामी भी झेलनी पड़ी और गुलामी के साथ साथ जो दयनीय स्थिति होती जा रही थी वो किसी से छिपी हुई नहीं थी, कम से कम भारतीयों से तो छिपी हुई नहीं ही थी। आगे आगे लिखा हुआ है, डेमोन्स्ट्रेशन एंड मीटिंग वेयर हेल्ड ऑल ओवर द नेशन। अलग अलग भारत के अलग अलग जगहों पे इसके खिलाफ प्रदर्शन और इसके खिलाफ बैठक हो रही थी, यानी कि रॉलेट एक्ट के खिलाफ और अलग अलग कानूनों के खिलाफ जो भारतीयों के लिए दमनकारी थे। अंडर दिस लीडरशिप नियरली द होल कंट्री ज्वाइन द सत्याग्रह मूवमेंट। और इस लीडरशिप, इस नेतृत्व के तहत लगभग पूरा देश यानी कि पूरा भारत जो है इस सत्याग्रह आंदोलन जो गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था साउथ अफ्रीका से लेकर भारत तक, इस भारत वाले सत्याग्रह आंदोलन में जब गांधी जी 1915 में भारत आए थे, उसके बाद जो सत्याग्रह वगैरह की जो शुरुआत भारत में हुई थी उसमें लगभग पूरे भारत के लोगों ने इसमें सहभागिता दी थी, सब लोग इसमें जुड़े थे। आगे एक बहुत गंदा या फिर कहें तो एक ऐसा कंडीशन बन जाता है वर्ष 1919 में, अब उसी की बात करेंगे। हालांकि इसकी बात हम लोगों ने पिछले अध्याय में भी, अध्याय संख्या 16 में इंडिया स्टार्टेड फ्रीडम स्ट्रगल में भी किया था। यहां पर इंडिया विंस फ्रीडम जो 17वां अध्याय है, यहां पर भी इसकी बात कर लेते हैं। क्योंकि पिछले अध्याय में हम लोगों ने देखा था कि आखिर भारत को गुलामी कैसे मिली और भारत को स्वतंत्रता के रास्ते पर कैसे लाया गया भारतीय क्रांतिकारियों के द्वारा। और इसमें हम लोग देखेंगे कि भारत कैसे आगे बढ़ते हुए 1947 तक पहुंचा और स्वतंत्र हो गया। आगे, ऑन अप्रैल 13, 1919 a public meeting was held in जालियांवाला बाग इन अमृतसर। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग एक जगह है जो अभी के भारत के पंजाब, भारत देश के पंजाब राज्य के अंदर है। अमृतसर में एक स्थान है जालियांवाला बाग। जालियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एक पब्लिक मीटिंग के लिए, यानी कि एक सामाजिक बैठक, एक सार्वजनिक बैठक के लिए लोग यहां पर हजारों की संख्या में इकट्ठा हुए थे। इट वॉज अटेंडेड बाई मोर देन 10,000 मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रेन। यहां पर 10,000 से ज्यादा लोगों की उपस्थिति थी, जिसमें महिला भी थे, पुरुष भी और बच्चे भी। There was just one entrance to the park which was blocked by the British Army on the order of General Dyer। इस जो जालियांवाला बाग में जहां पर बैठक हो रही थी वहां पर एक ही एंट्री थी, यानी कि एक ही तरफ से एक ही रास्ते से अंदर जाया जा सकता था। और उसको भी अंदर जाने के बाद, इन 10,000 लोगों के अंदर जाने के बाद, 10,000 से अधिक लोगों के अंदर जाने के बाद, उस समय का जो जनरल डायर था उसके आदेश पर उस एंट्री को, उस एग्जिट को भी बंद कर दिया गया। उस एग्जिट पर भी
जो इसके सैन्य बल थे जनरल डायर के, वो खड़े हो गए और उसको ब्लॉक कर दिया गया ताकि लोग जो है वो अंदर ही रह जाए, बाहर न निकले। आफ्टर ब्लॉकिंग द गेट द आर्मी स्टार्टेड फायरिंग एट द अनआर्म्ड पीपल हु हैड नो मीन्स ऑफ एस्केपिंग। यहां पर लिखा हुआ है कि एक बार जब ये रास्ते ब्लॉक कर दिए गए, क्योंकि ये बैठक जो हो रही थी वो अंग्रेजों के कानून के खिलाफ, अंग्रेजों के शासन में जो दमनकारी चीजें चल रही थी उसके खिलाफ हो रहा था, और अंग्रेज का जनरल डायर ने यहाँ पर क्या किया कि उस जो अंदर लोग थे उस रास्ते को अगले ने ब्लॉक करवा दिया और आदेश दिया अपने सैन्य बल को, अपने सिपाहियों को कि आप लोग इस पर, इन लोगों पर गोली चला दो। अब वो लोग थे निहत्थे, 10,000 से ज्यादा भारतीय जो निहत्थे थे उस पर गोली चला दी गई और उसमें हजारों की संख्या में जो निहत्थे भारतीय थे वो मारे गए। मोर देन 1,000 पीपल वेयर किल्ड एंड मेनी मोर वेयर वाउंडेड। 10,000 से ज्यादा लोग थे, जिसमें से 1,000 से ज्यादा लोग मारे गए और बहुत सारे लोग जो हैं वो जख्मी हो गए। वाउंडेड मतलब जख्मी। इट वॉज अ कोल्ड ब्लडेड मर्डर ऑफ इनोसेंट पीपल। यह जो था एक तरीके से कहें तो एक ऐसा मर्डर, एक ऐसा हत्या था जहां पर हत्यारे ने निहत्थों को मार दिया, या फिर कहें तो एक ऐसा सदमा पहुंचा भारतीयों को या फिर भारत के लोगों को जो बहुत लंबे समय तक और आज भी उसे एक तरीके से अगर देखें तो उस दिन मातम या फिर कहें तो याद किया जाता है। 13 अप्रैल 1919 भारतीय इतिहास में एक गंदा दिन बनकर रह गया, क्योंकि इसी दिन जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था जनरल डायर के आदेश पर, जहां पर जालियांवाला बाग यानी कि भारत के पंजाब के अमृतसर में जालियांवाला जगह पर 10,000 से अधिक लोग इकट्ठा हुए थे अंग्रेजों का विरोध करने के लिए, अंग्रेजी कानून का विरोध करने के लिए, अंग्रेजी दमनकारी शासन का विरोध करने के लिए। और उस समय के जनरल डायर के आदेश पर, यानी कि अंग्रेज जनरल डायर के आदेश पर, जो सैन्य बल थे, जो उसके सिपाही थे, उसने इन निहत्थों पर गोली चलाई और 1,000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई और बहुत सारे लोग जख्मी हो गए, वाउंडेड हो गए। ये है जालियांवाला बाग ट्रेजेडी का चित्र, जो उस समय का चित्र है। कैसे यहाँ पर लाठी डंडे गोलियां वगैरह ये बरसाई जा रही है, वो इस चित्र के माध्यम से समझा जा सकता है कि उस समय क्या स्थिति हुई होगी, क्या पैथेटिक जो स्थिति थी, क्या दयनीय स्थिति थी। ये सारी चीजें जो है इस चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं। और यह चित्र जो है पृष्ठ संख्या 101 पर है। यह आप अपने पुस्तक में भी देख सकते हैं, सामने स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से तो दिख ही रहा है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है आफ्टर द जालियांवाला बाग, यहां पर लिखा हुआ है कि आफ्टर द जालियांवाला बाग इंसिडेंट महात्मा गांधी स्टार्टेड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। जालियांवाला बाग जो घटनाक्रम हुआ या फिर जो घटना हुआ या फिर कहें तो जो दुर्घटना हुआ भारतीयों के साथ, उसके बाद मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें महात्मा गांधी भी कहा जाता है, क्यों कहा जाता है ये हम लोग आगे देखेंगे, उस डिटेल में अभी नहीं जाएंगे। बस यहां पर समझें कि महात्मा गांधी यानी कि वही गांधी जी, वही पोरबंदर वाले, वही 2 अक्टूबर वाले, वही मोहनदास करमचंद गांधी, वही इंग्लैंड वाले, वही दक्षिण अफ्रीका वाले जो 1915 में भारत आए थे, उन्होंने देखा कि ये जो जालियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ ये उनको बहुत ज्यादा शॉक कर गया, बहुत ज्यादा झकझोर गया। और उसके बाद इन्होंने असहयोग आंदोलन यानी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत की, यानी कि असहयोग यानी कि अंग्रेजों को सहयोग न करने वाली जो आंदोलन थी उसकी शुरुआत इन्होंने की। अकॉर्डिंग टू दिस मूवमेंट पीपल वेयर आस्क्ड नॉट टू कोऑपरेट विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट। इस मूवमेंट यानी कि इस आंदोलन में गांधी जी के द्वारा लोगों से कहा गया कि आप लोग जो ब्रिटिश सरकार का जो आदेश है उसको नहीं मानो, उसको नॉन कोऑपरेट यानी कि कोऑपरेट मत करो, उसको जो है वो सहयोग मत दो, यानी कि आप अंग्रेजी शासन के जो शासक है, जो उनका आदेश है, उसका बहिष्कार करो। Indians left their government post, refused to pay taxes and boycotted law court. Children stopped going to government school and colleges and joined Indian school and colleges. और इसका नतीजा क्या हुआ, इसका निष्कर्ष नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का क्या हुआ? क्योंकि गांधी जी ने कहा था कि हमें अंग्रेजों के द्वारा
बनाए गए और वो सारी चीजों का बहिष्कार करना है, उसका असहयोग करना है। तो इन लोगों ने जब गांधी जी के कहने पर, महात्मा गांधी के कहने पर ये सारा कुछ किया, तो इसका निष्कर्ष यह निकला कि बच्चे जो सरकारी स्कूल यानी कि अंग्रेज सरकार के जो स्कूल थे उसमें जो जा रहे थे वो जाना बंद कर दिए, वहां विद्यालय में जाना बंद कर दिए, महाविद्यालय में जाना बंद कर दिए, विश्वविद्यालय में जाना बंद कर दिए। लोगों ने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी, लोगों ने टैक्स यानी कि कर देना छोड़ दिया, और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे कानूनों का बहिष्कार करना और भी बहुत सारी चीजें हुई इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के कारण। यानी कि यहाँ पर सारा कुछ था कि हमको असहयोग करना है, हमको इन सारे लोगों से रिश्ता नहीं रखना है, क्योंकि जालियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था। When the First World War ended in 1990, it was decided that Turkey would be divided among the victorious power. पहला विश्व युद्ध जो कि 1919 में खत्म हुआ था, और गांधी जी भारत 1915 में आए थे, ठीक है। तो when the First World War ended in 1990, 1919 में पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ, तब it was decided that तुर्की एक देश है would be divided among the victorious power। जो तुर्की है वो अलग अलग जो विक्टोरियस, जो विजेता शक्ति है, जो इस वर्ल्ड वार में, इस विश्व युद्ध में जीती है, उसी में ये तुर्की को डिवाइड कर दिया जाएगा। तुर्की को बांटकर इन विजेता शक्तियों में डिवाइड कर दिया जाएगा, बांट दिया जाएगा। यह निर्णय लिया गया पहले विश्व युद्ध के बाद, 1919 में जो पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ उसके बाद। आगे लिखा हुआ है यहां पर कि it was decided the decision made the Indian Muslim agree as the Sultan of Turkey was also the religious head of Muslim all over the world। चूंकि क्या हुआ कि प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ 1919 में, यह हुआ कि अब ये जो तुर्की है इसको जो विजेता शक्ति है, जो विजेता देश है, इनमें इसको बांट दिया जाएगा। अब बांट दिया जाएगा तो भारतीय मुसलमान और दुनिया के मुसलमान, खासकर भारतीय मुसलमान जो है इससे नाराज हो गए, क्योंकि उस समय भारतीय मुसलमान या दुनिया के मुसलमान जो हैं वो अपना धार्मिक केंद्र तुर्की को बनाए हुए थे, क्योंकि तुर्की का सुल्तान जो था वही पूरे दुनिया के मुसलमानों का एक तरीके से कहें तो सर्वे सर्वा था, उसी के आदेश से सारा कुछ चलता था। जैसा अभी ईरान और सऊदी अरब के आदेश से चलता है, सुन्नी मुसलमान सऊदी अरब के आदेश से चलता है, तो शिया मुसलमान जो है वो ईरान के आदेश से चलता है। उस समय तुर्की के आदेश से पूरे दुनिया के मुसलमान चला करते थे, और खासकर भारत के मुसलमान। इससे क्या हुआ कि जो तुर्की के डिवीजन का जो प्लान बना था, तुर्की को जो तोड़ने का प्लान बना था, इससे भारतीय मुसलमान जो है वो नाराज हो गए। हम लोग भारतीय मुसलमान की बात कर रहे हैं क्योंकि हम लोग इंडियन फ्रीडम की बात कर रहे हैं। नाराज तो पूरे दुनिया के मुसलमान हुए थे, लेकिन हम लोगों को इस चैप्टर में इंडिया विंस फ्रीडम की बात करनी है, तो भारतीय मुसलमान इससे नाराज हो गए। आगे, अंडर द लीडरशिप ऑफ सुकरात अली, मोहम्मद अली एंड मौलाना अबुल कलाम आजाद, इंडियन मुस्लिम लॉन्च द मूवमेंट कॉल्ड खिलाफत मूवमेंट। अब यहां पर बात आएगी खिलाफत मूवमेंट की कि ये खिलाफत मूवमेंट क्या है, लेकिन इस खिलाफत मूवमेंट में हम लोग आएंगे अगली कक्षा में। इस कक्षा को देते हैं यहीं पर विराम, मिलते हैं अगली कक्षा में। तो हम लोग खिलाफत मूवमेंट और भी बहुत सारी बातें करेंगे जो हम लोगों को अपने पाठ्यक्रम PSBI और अपने पुस्तक पारस प्रकाशन के अनुसार करना है। तो मिलते हैं अगली कक्षा में।